नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। मैं आपके साथ सुमित गुप्ता और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुलेटिन में जैसलमेर से बड़ी खबर, हाईकोर्ट का जो नोटिस था वो तामील हो गया है। 6 बसपा के वो विधायक जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेसी विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस तामील। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को नोटिस तामील। आज डीजे कोर्ट के बाबू ने नोटिस तामील करवा दिए हैं। 6 विधायकों ने हाईकोर्ट का नोटिस ले लिया है। वाजिब अली ने कहा हमने हाईकोर्ट का नोटिस ले लिया है। अभी उन्होंने बात की थी फोन पर और उन्होंने ये कहा कि हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और इसके बाद जैसलमेर में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। वेणुगोपाल दिल्ली से जैसलमेर के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद जैसलमेर पहुंचेंगे वेणुगोपाल। जैसलमेर में विधायकों और मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मंत्रणा होगी, गहन मंत्रणा बातचीत। शाम तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी जैसलमेर आने का कार्यक्रम है। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले गोवर्धन आपके पास में आ रहा हूं। कहां पर हैं आप और क्या अपडेट दे रहे हैं? देखिए, दिल्ली से केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ये दोनों कुछ ही देर में जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और यहां से सीधे वो होटल सूर्यगढ़ जाएंगे, जहां पर विधायकों के साथ में वो चर्चा करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां एयरपोर्ट पर इन दोनों नेताओं को रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। ये दोनों नेता जैसे ही यहां पर जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत की कोशिश भी करेंगे कि ताजा सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई है, क्योंकि 11 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला जो आना है उस पर सारा जो दारोमदार है, सारी जो रणनीति है, अभी उसी के इर्द गिर्द पूरी रणनीति बुनी जा रही है। इस ताजा अपडेट की सियासी अपडेट की वजह से ही जो हाईकोर्ट का नोटिस इन विधायकों को सर्व हो चुका है, सभी ने नोटिस ले लिया है। तो आपने सुना होगा वाजिब अली जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए हुए विधायक हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि 6 विधायकों ने नोटिस ले लिया है। अब इस नोटिस लेने के बाद में अब केवल फैसले की सबको इंतजार है, क्योंकि वो प्रक्रिया जो थी, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि कई इस तरह की चर्चाएं भी थी कि इनको शिफ्ट किया जा सकता है, उन चर्चाओं पर अब कम से कम विराम लग चुका है और अब सबको इंतजार हाईकोर्ट के उस फैसले का है। अब शाम को ये बैठ करके सारे नेता एक रणनीति बनाएंगे कि इनकेस क्या क्या जो चीजें हो सकती है और उनका काउंटर क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या इन 6 विधायकों की मेंबर जो वोटिंग राइट है वो अगर फ्रीज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पार्टी का स्टैंड क्या होगा, पार्टी और आगे क्या रणनीति अपनाएगी। ये तमाम इश्यूज हैं जिनके ऊपर बैठ करके सारे नेता चर्चा करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री के आने की भी संभावना है और ये दोनों नेता भी हाईकोर्ट का ये जो इन विधायकों को नोटिस मिला है उसके बाद यहाँ पर जैसलमेर विधायकों से चर्चा करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन, आप पहुंचिए एयरपोर्ट और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। गोवर्धन मेरे सहयोगी लगातार देखिए जैसलमेर से हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहां केसी वेणुगोपाल अभी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी गोवर्धन, और वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसलमेर के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से केसी वेणुगोपाल और कुछ ही देर बाद जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनसे बात हम न्यूज़ 18 करने की कोशिश करेगा। अजय माकन भी उनके साथ रहेंगे। ये तमाम सियासी उठापटक पर दिल्ली भी पूरी नज़र, दिल्ली ही नहीं पूरा देश नज़र बनाए हुए है इस पूरी सियासी उठापटक पर, और अब मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। अब जब नोटिस मिले हैं तो नोटिस के बाद अजय माकन, केसी वेणुगोपाल तुरंत जैसलमेर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये विधायक, तमाम विधायक, इनसे मुलाकात करेंगे, मंत्रणा होगी, बातचीत होगी, बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शाम तक होटल में पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक लेंगे। जो विधायक यहाँ पर होटल के अंदर मौजूद हैं, कुछ देर पहले बसपा विधायक ने, कांग्रेस विधायक जो अब बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी हमसे बात की। वाजिब अली उन्होंने भी बात की। उन्होंने साफ कर दिया कि हमें नोटिस मिल गया है और अब हम इस नोटिस का जवाब देंगे। डर की कोई बात नहीं है, सरकार स्थित है, राजस्थान की सरकार पूरी तरह से स्थिर है, कोई डरने की बात नहीं है। हम बने हुए हैं, हमारी सरकार बनी हुई है। डरना है तो किसी और को डर लगे, हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अर्चना शर्मा जी प्रवक्ता हैं और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अर्चना शर्मा जी, प्रहलाद शर्मा जी अधिवक्ता, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रामलाल शर्मा जी भाजपा से। रामलाल शर्मा जी, नोटिस मिल गए हैं,
बसपा के 6 विधायकों को जवाब की तैयारी अब की जा रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या अब भी, क्योंकि सरकार जिस तरह से फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है, गहलोत गुट जिस तरह से पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है, क्या आपको लगता है किसी तरह की डर की जरूरत है अब भी? ने आत्मविश्वास नहीं कहता है ये बात। देखिए सुमित जी, न्यायालय का जो आदेश रहेगा जी, देखिए सुमित जी, न्यायालय का जो निर्णय होगा उस निर्णय की सभी पालना करेंगे, अक्षरशः पालना करेंगे जी। लेकिन न्यायालय के निर्णय की पालना के उपरांत भी कई विषय ऐसे हैं कि जिन विषयों का समाधान होना नितांत आवश्यक है। पिछले 1 महीने से जिस तरीके से सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश के अंदर नहीं है, क्राइम बढ़ा है, टीडीओ का हमला हुआ है, विकास के सारे काम अवरुद्ध हुए हैं, इन सब चीजों के अलावा अगर सुमित जी, अगर इसके पीछे आप अगर दृष्टिकोण देखोगे तो विधानसभा का सत्र भी कुछ दिनों पहले जनवरी फरवरी के अंदर कंप्लीट हुआ। उससे विधानसभा सत्र के दौरान ही इस बात का अंदेशा लग गया था कि सरकार के विधायक असंतुष्ट है सरकार के कामों से। और उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूंगा कि भरत सिंह जी कुन्नर, उन्होंने स्थगन का जो अधिकार है वो स्थगन का अधिकार 50 सिर्फ प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों को है, उसके उपरांत भी स्थगन लगाकर सरकार की आलोचना करने का काम किया। इसी तरीके से एक विधायक जो पूर्व में डीजीपी रहे, उनको भी अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने के ऊपर बैठना पड़े। मैं माइंस की बात मैं खुल के करना चाहूंगा कि माइंस के ऊपर इन्हीं के विधायकों ने सरकार को घेरने का काम किया। इन्हीं के मलिंगान जी ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिली भगती से अवैध रूप से माइनिंग हो रही है। इन्हीं के दानिश अब्रार ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से खुली लूट इस सरकार के अंदर मची हुई है उसके ऊपर अंकुश लगना जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के ऊपर बार बार सरकार का ध्यान दिला चुकी, लेकिन हमारी बातों को नजरअंदाज करने का काम सरकार ने किया। लेकिन जब इन्हीं के विधायक ने बोलना शुरू किया तब सरकार को लगा कि हाँ, शर्मा जी, इन सवालों का जो रामलाल शर्मा जी ने सवाल पूछे हैं, इन सवालों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इन सवालों का ही जवाब लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले प्रहलाद शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, नोटिस पहुंच गया है, अब क्या कुछ स्टेप आगे हो सकता है इन विधायकों का, अशोक गहलोत गुट का? नोटिस तामील हुए, वो अपनी तरफ से एडवोकेट एंगेज करेंगे और हाई कोर्ट में याचिका का जवाब देंगे। ये उनका डिस्क्रिशन है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पर 11 तारीख को दोनों पक्षों की अगर उपस्थिति रहती है तो बहस सुन करके स्टे एप्लीकेशन पे निर्णय किया जाएगा। और स्टे एप्लीकेशन में जो रिलीफ मांगा है बहुजन समाज पार्टी ने और ये मदन दिलावर जी ने, कि ये जो विलय हुआ है इनका बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस पार्टी में, ये विलय गलत है या सही है। तो इस इंटरिम रिलीफ में अगर विलय को गलत मानते हैं तो इन 6 विधायकों को किसी भी तरह का वोटिंग राइट वगैरह ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। और इंटरिम रिलीफ अगर रिजेक्ट होता है तो कोई स्थिति में परिवर्तन होने वाला नहीं है, जैसा कि अभी सारे ये नेता लोग कह रहे हैं कि उनके गहलोत साहब के पास पूरा बहुमत है तो सरकार अपने आप चलती रहेगी। पर इंटरिम रिलीफ पर डिसीजन होगा 11 तारीख को। हो सकता है फाइनल डिसीजन भी हो जाए, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने जैसे तथ्य आएंगे, जैसी स्थितियां बनेगी दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद। ये न्यायालय के ऊपर है कि आदेश क्या होता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में लीगलिटी और इलीगलिटी दोनों चीज़ें देख के जो सारभूत जो न्याय आएगा वो जनता के हित में ही होगा। चलिए, ऐसी सिचुएशन में 11 तारीख से पहले न्यायालय के आदेश के बारे में कुछ भी कहना विधि सम्मत नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ की तारीख आगे की मांग ली जाए, आमतौर पर जैसे आम केसेस में होता है, मामलों में होता है? नहीं, देखो वैसे जनरली ये जनरल प्रैक्टिस है। और हाई कोर्ट रूल्स में भी प्रोविज़न है कि अगर फर्स्ट स्टेज पे कोई पार्टी उपस्थित होती है तो उन्हें जवाब देने का राइट मिलता है। अच्छा। पर इस मैटर में ऐसी सिचुएशन है कि कल ही ऑनरेबल डिवीज़न बेंच के सामने दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। कपिल सिब्बल जी ने काफ़ी ऐतराज़ भी किया इन चीज़ों पे कि आप उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उधर से मिश्रा साहब ने बहस करी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इनकी तरफ से। उन्होंने भी कहा कि साहब स्टे एप्लीकेशन का तो एटलीस्ट उस दिन डिस्पोजल होना चाहिए, अदरवाइज तो रिटीन इन्फेक्चस हो जाएगी हमारी। तो और डिवीज़न बेंच ने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सिंगल बेंच को डायरेक्शन दिए थे कि स्टे एप्लीकेशन का तो एटलीस्ट उस दिन 11 तारीख को डिस्पोजल हो जाए। तो ये सवाल जवाब वाली बात नहीं रहेगी, उस दिन तो बहस ही सुनी जाएगी। इंटरिम जो स्टे एप्लीकेशन है उसकी तो दोनों पक्षों की बहस सुन करके जो भी ऑर्डर न्यायालय करेगा वो होगा।
मतलब 11 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी सर? एडजॉर्नमेंट का कोई चांस नहीं है। स्टे एप्लीकेशन पे तो बहस होगी, रिट पिटीशन के डिस्पोजल के स्टे लिए तारीख एप्लीकेशन जा पर ही सकती इस है। वक्त काफी कुछ जैसे कि दारोमदार है, फाइनल काफी दोनों कुछ। पक्षों की। राजीव जैन सर, क्या कहेंगे आप? क्या इस ये पूरे घटनाक्रम को, सियासी घटनाक्रम को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? अशोक गहलोत खेमे के लिए क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं 11 तारीख के बाद? क्या लग रहा है सर आपको? हाँ, अगर स्टे होता है, अगर ये मर्जर को स्टे किया जाता है, देखिए सर राजीव जैन सर मर्जर को साहब स्टे से किया बात। जाता है तो हाँ, प्रहलाद जी मैं फिर से आऊंगा आपके पास। राजीव सर के पास गया हूँ। जैसे प्रहलाद जी बता रहे हैं कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है उस पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। जो आगे की सियासत है प्रदेश की वो पूरे 11 तारीख के फैसले पर है। अब उसमें किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो 11 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति में सियासत चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पलड़ा जो सत्ता खेमा है, अशोक गहलोत ग्रुप जिसको कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारी दिखता है। लेकिन यदि 6 विधायकों का जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनका वोटिंग राइट चला जाता है, तब तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं एक बहुत खतरे में कहीं सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी क्या स्थिति बनती है, क्या रणनीति बनती है दोनों पक्षों की, अभी वो पायलट खेमे की तरफ से कोई भी चीज़ एक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। ये भी खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम अभी भी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस से कहीं नहीं सर गए। ये सवाल भी मेरा आपसे होने वाला 14 था तारीख कि से क्या विधानसभा स्ट्रेटजी सत्र लग रही है चलेगा। आपको? क्योंकि देखिए अशोक गहलोत गुट या जो सत्ता पक्ष का खेमा जो है, पूरे खुल के लोग पत्रकारों के सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बार बार कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। लेकिन पायलट गुट अब तक बिल्कुल भी सामने नहीं आया। सिर्फ एक वो वीडियो जारी हुआ था बीच में, उसके बाद से वो सामने नहीं आए हैं। क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इसके पीछे? नहीं, निश्चित रूप से स्ट्रेटजी तो सामने ही दिख रही है कि जो सत्ता खेमा है हाँ। कहीं ना कहीं वो जो संख्या बल है वो उसके पास है। जो 102 का करीब जो सभी जगह आ रहा है, जो उनके सामने साथ भी है और हम लोग भी देख रहे हैं कि 102 का आंकड़ा सर तो ये उनके क्या पास बातें है ही हवा है। हवाई बातें होती है तो क्या? इसलिए कहीं ना कहीं सचिन वो पायलट में ने कहा था आत्मविश्वास कि गहलोत गुट के पास नहीं है संख्या बल, और गहलोत कई तरह की बातें आई कि सरकार गिरने वाली है। ये क्या बातें हवा हवाई हो जाती हैं? इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करेंगे बिना किसी आधार के? देखिए बातें तो कई तरीके की सियासत में फैलाई भी जाती हैं कि दूसरे पक्ष का रिएक्शन देखने के लिए भी चीजें फैलाई जाती हैं। लेकिन जो अभी चीजें सामने आ रही हैं कि पायलट खेमे के पास 19 विधायक ही हैं और इधर 102 हैं और भाजपा के पास 75 की संख्या है। तो ये तो एक आंकड़ा जो सबके सामने है। अब वो उसमें एक अंदाजा या जो आशंका लगी रहती है कि दोनों खेमों में लगी हुई है, पायलट खेमे और गहलोत खेमे में। अच्छा एक चीज बताइए हमारे यहाँ से 2-3 लोग इधर नहीं चले जाए। क्या अगर समीकरण बनते हैं ऐसे कुछ कि वोटिंग बसपा विधायकों की वोटिंग ना हो, क्या कुछ इसके बाद समीकरण बन सकते हैं? क्योंकि देखिए स्पीकर तब वोट देंगे जब टाई होगा मैच। एक विधायक इनके हॉस्पिटल में है अभी, उनकी तबीयत, तो क्या कुछ आगे संभावनाएं रह सकती हैं? क्या बिल्कुल किनारे पर कंडीशन है दोनों भाजपा और कांग्रेस की? बिल्कुल किनारे पे ही रहेगी। यदि इन 6 विधायकों का वोटिंग राइट खत्म हो जाता है तो बिल्कुल किनारे पे ही रहेगी। तब उस स्थिति में जो पायलट खेमे के 19 विधायक हैं उनके वो व्हिप को किस तरीके से की पालना करते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो स्थिति अलग है। और जो भाजपा अभी सोच रही है कि जो भी उसका कदम है, भाजपा ने अभी साफ तौर पर सामने भी नहीं है ये खुल के, मतलब आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से कोई एक ये चीज़ सामने नहीं आई है कि वो सरकार गिराना चाहते हैं या क्या रखना चाहते हैं या उनकी क्या भूमिका रहेगी। और अभी रामलाल जी कह रहे थे जो सरकार के काम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो मैं ये पूछना चाहूंगा रामलाल जी से, 1 महीने से आपने आंदोलन भी नहीं किए, राज्यपाल महोदय के पास भी आप नहीं गए कि भाई सरकार काम नहीं कर रही है, क्या स्थिति है प्रदेश की? नहीं, मामले में राज्यपाल से हमने मुलाकात की है, बाकायदा जो जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा है उसकी आपत्ति जनहित के मुद्दों पे नहीं किया मतलब संवैधानिक। आज कांग्रेस के विधायकों की क्या स्थिति है? कांग्रेस के विधायकों के अनुकूल कोई बात संवैधानिक संस्था करती है तो उनको अच्छा लगता है, उनके खिलाफ अगर बात करती है तो रामलाल जी मेरा कहने का मतलब ये था कि जनता के मुद्दों पे आपने तो सिब्बल जी ने कहा कि रामलाल जी सुनिए ना, राजीव जैन जी क्या कह रहे हैं, सुनिए सर, की पालना करेगा। सुनिए सर, राजीव जैन जी क्या कह रहे हैं? रामलाल जी उत्तेजित नहीं हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तो इस बात पे कह रहा हूँ कि जनता के हित के लिए आपने क्या किया। विपक्ष का एक जो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में ये जवाब दीजिए ना सर, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं? वो आपकी कहीं नहीं,
वो प्रतिपक्ष की जो हमारी भूमिका है वो भूमिका हमारी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हमारी पार्टी पूरे कोविड के दौरान नीचे तक धरातल के ऊपर काम कर रही है। हाँ अर्चना जी बताइए, ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लग गया मैम आपके पास आने में, बोलिए। सुमित जी, मैंने सबकी बातें सुनी और रामलाल जी की बातों को भी सुना। आरोप लगाने के आदी हैं ये लोग और झूठ भी फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं और वहां हम अपने विधायकों को मंच उपलब्ध करवाते, पार्टी के अंदर भी विधानसभा में कि अपने ग्रीवेंसेस को वहां रख सकते हैं ताकि उसका समाधान हो। तो इसको ये चीज तो मैं समझती हूँ सबके लिए सराहनीय होनी चाहिए। तो दूसरी बात, मैं अभी जो विधि विशेषज्ञ उनको भी सुन रही थी, हालांकि वो बहुत ज्ञाता होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि कहीं भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट देखने को नहीं मिलता कि किसी भी विधायक के वोटिंग राइट को सीज किया हो कभी न्यायपालिका ने। तो मैं ऐसा नहीं समझती। इतना हो सकता है कि अगर कोर्ट बहुत ही ज्यादा निर्णय ले ले इस बारे में कि साहब इस विलय को अमान्य कर दे, तो विधायक तो वो रहेंगे और ये उनका निर्णय होगा, उनका विप होगा, पार्टी का विप, वो भी विधानसभा के अंदर वो डिसाइड करेगा वो किसके साथ है। वो स्पष्ट कर चुके, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। फिर भी अगर हम इससे भी विपरीत या नकारात्मक परिस्थिति सोच ले कि साहब नहीं इनको कुछ और भी हो सकता है, तब भी हमारे पास नंबर गेम में हम कहीं कम नहीं है। हम में और इनमें आज भी अर्चना जी थोड़ा मुझे समझाइए, पार्टी अगर बसपा पार्टी अगर व्हिप जारी करती है तो वो कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं डाल पाएंगे, यही होता है ना मैम? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। विप उत्तर प्रदेश से जारी नहीं होगा ना। विप तो उस विधानसभा के पटल में जो 6 विधायक जीते उनमें से एक विप होगा वो, और वही जारी कर सकते हैं। तो वो तो हमसे अपनी प्रतिबद्धता, हमारे प्रति आस्था व्यक्त कर ही चुके हैं। और मान लीजिए इससे भी कोई और निर्णय न्यायपालिका ले लेती है तो उसके बावजूद भी हमारे पास नंबर्स की तो कोई कमी नहीं है। इनके पास 75 है और हमारे पास इनसे 20 से ज्यादा इस स्थिति में भी होंगे जब इनकी विलय को अमान्य माना जाएगा। अब रही वो परिस्थिति की जो गुड डिस्ग्रंटेड ग्रुप है हमारा, वो मान लीजिए आ जाता है और वो आमदा ही रहता है कि नहीं साहब हम तो सरकार के साथ नहीं, तो सबसे पहले उनकी सदस्यता जाएगी। ऐसी अवस्था में भी कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत रहेगा। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की द्योतक हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पर षड्यंत्र रच करके, डिलेइंग टैक्टिक्स को अप्लाई करके उस कंस्पिरेसी की जो कलई खुली है उसमें कुछ ना कुछ और एडिशन करना चाहती है और उसमें सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए बार बार कह रहे हैं साहब कोविड में जनता के बीच में, कोविड में आप लोगों ने क्या किया रामलाल जी, मैं बता देती हूँ। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से बेईमानी से हार गई, वहां के जनप्रतिनिधि ने जनता के लिए दिए जाने वाले राशन किट को अपने कार्यकर्ताओं के घर में रखे। 8,000 किट को आज भी उन कार्यकर्ताओं के घर में है। और जब हमने प्रशासन से शिकायत की तब सुनिए, तब जाकर आप निर्वाचन के ऊपर भी आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से बेईमानी से मैं हार गई। अरे साहब, मैं निर्वाचन के बेईमानी से चुनाव जीतते ही है ना, जीते हैं ना कालीचरण सराफ बेईमानी से चुनाव। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मालवीय नगर की जनता के लिए। तो आप बेईमानी कैसे कर रहे हो? आप निर्वाचन के ऊपर पर्सनल क्यों लगा रहे हो? अरे निर्वाचन क्या करेगा? बेईमानी कई तरह की होती है, बेईमानी कई तरह की क्यों होती है? आप क्या समझो रिगिंग कर ली उन्होंने वहां जाके, उन्हें जनता को भ्रमित कर दिया। होती है क्या? मतपेटी में भी कोई बेईमानी होती है क्या? भ्रष्ट और सबसे बेईमान आदमी मतपेटी के अंदर भी कोई बेईमानी होती है क्या? मतलब आपके अनुकूल नहीं हो, आप मान्य न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करोगे, आप निर्वाचन पे टिप्पणी करोगे, आप संसद के अंदर बिल फाड़ने का काम करोगे। अर्चना जी, कहीं तो आपको विश्वास होगा, जैसे आपकी पार्टी के अंदर विश्वास है, राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास है, सोनिया गांधी जी के ऊपर विश्वास है, उन्होंने कह दिया वो ही सत्य है। भाई मेरी बात सुनो, आपको मैं बधाई देना भूल गई। मैं आप अभी प्रमुख प्रवक्ता आपकी गलत बात सुनने के लिए नहीं हूं अर्चना जी, आपकी अच्छी बात होगी तो मैं बिल्कुल सुनूंगा। अरे गलत बात है क्या? आपको बधाई दे रही हूँ, प्रमुख प्रवक्ता बने हो। अपन 2 दिन से डिबेट करें, मैं आपको बधाई देना भूल गई। लेकिन मेरे को बेईमानी से हरा दिया गया चुनाव और आप भी। हाँ, बेईमानी से हरा है, पूरे जनता जानती है। सबसे भ्रष्ट और बेईमान आदमी, उसने हमको बेईमानी से हरा दिया। आपके जो दूसरे विधायक जीते हैं क्या वो भी बेईमानी से जीते हैं क्या? को हड़प लिया। अर्चना जी, बीजेपी ये सवाल पूछ सकती है आपसे। अर्चना जी सुनिए ना, अर्चना जी सुनिए ना, अर्चना जी सुनिए ना, अर्चना जी, बीजेपी ये सवाल पूछ सकती है कि आप कालीचरण जी वहां से जीते तो क्या कांग्रेस के विधायक जो दूसरी जगहों से जीते, बहुमत आया कांग्रेस को इस बार राजस्थान में, क्या वो बेईमानी से जीते हैं वहां पर? नहीं, देखिए साहब, ऐसा नहीं होता सुमित जी। आप भी मुझे जानते, मैं कभी गंभीर बात नहीं करती हूँ। मैंने बात इसलिए कही, मैडम आपके विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं भी। अच्छा, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप तो इससे बखूबी जानते होंगे कि जनता के उद्गार क्या है। हाँ। लेकिन मैं एक चीज कह देती हूँ आपसे सुमित जी,
आपने जो हंस करके जवाब दिया उस पर उत्तर मिल गया मुझे। लेकिन आप समझिए कि जिस आदमी ने भ्रष्टाचार का इतिहास लिख दिया हो अपने रहते हुए चिकित्सा मंत्री और शिक्षा मंत्री, उनका आज पक्ष ले रामलाल जी एक प्रमुख प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। और मैं तो उनको बधाई दे रही हूँ कि आप प्रमुख प्रवक्ता बने हो, संयमशील बनो, तर्कशील बनो, ये आपको शुभकामनाएं मेरी। अच्छा रामलाल जी एक चीज बताइए, रामलाल जी सुनिए ना, सर सुनिए, अर्चना जी देखिए ये बात, अरे रामलाल जी सुनिए ना, तरीके का आप अरे रामलाल जी सुनिए तो सही। देखिए अर्चना जी से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने शालीनता से जवाब दिया ना। सर सुनिए ना, वक्त बहुत कम है। एक वरिष्ठ नेता का नाम आता है ऑडियो में, है ना, उन्होंने वॉइस सैंपल देने से क्यों मना किया? कांग्रेस से पूछ रही है सर। अब आप ये कह रहे हैं कोई डर नहीं है, कांग्रेस को क्यों होटल में रुके हैं तमाम विधायक, तो कांग्रेस भी ये पूछ रही है डर नहीं है तो क्यों नहीं वॉइस सैंपल दिए गए? देखिए सुमित जी, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि राजस्थान की सरकार अपने अधीन एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। ये एक तरफ राष्ट्रद्रोह का। सर एक चीज बताइए मुझे, क्या एजेंसियों का दुरुपयोग इतना आसान है? सर एक चीज बताइए रामलाल जी, मुझे आज ये बात क्लियरफाई करनी है आपसे। सर क्या एजेंसियों का दुरुपयोग इतना आसान है? राजस्थान सरकार के अंडर में कोई एजेंसी है तो दुरुपयोग कर रही है, यानी केंद्र के अंडर में जो एजेंसी है वो भी दुरुपयोग कर रही है। सर ये कहना चाह रहे हैं आप ही कहना चाह रहे हैं रामलाल जी? यही आपकी प्राथमिकता है? सिर्फ डर और भय दिखाकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके। अर्चना जी सुनिए ना, अर्चना जी एक सेकंड, मुझे सिर्फ इतना जानना है, रामलाल जी ने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है राजस्थान सरकार, तो क्या केंद्र के अंडर में जो एजेंसी आती है उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए सुमित जी, नहीं रामलाल जी से पूछ रहा हूं मैं। आपराधिक षड्यंत्र का खुलासा कोई एजेंसी करती है, हाँ बताइए। अगर एक भी जगह का कार्रवाई अगर द्वेषतापूर्ण तरीके से हुई है या कोई कार्रवाई गलत तरीके से हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। जो सामान्य कार्रवाई होती है वो तो होगी। एसीबी और एसओजी ने कौन सी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की सर? लेकिन कई एसीबी और एसओजी ने कौन सी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई है? बताइए। ईडी को, आईटी को अनियमितताएं मिली है तभी कार्रवाई हुई है। सर कांग्रेस कहती है, सर सुनिए, कांग्रेस कहती है ईडी और सीबीआई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, आप कह रहे हैं कि एसओजी और एसीबी द्वेषतापूर्ण कर रही है। एजेंसी पर भरोसा करना छोड़ दें हम। कांग्रेस तो हमेशा इनके लिए अच्छे, आपकी बार राजस्थान के अंदर इनकी सरकार बन रही तो निर्वाचन के ऊपर इन्होंने निर्वाचन आयोग को नहीं, ईवीएम के अंदर, ये ईवीएम के अंदर गड़बड़ियां निकालने की बात करते रहते हैं। ईवीएम के ऊपर इनको विश्वास नहीं है, निष्पक्ष चुनाव के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। नहीं वो मैंने सवाल पूछ लिया ना सर, वो मैंने सवाल पूछा अर्चना जी से कि दूसरी जगह से विधायक जीते क्या वो बेईमानी से जीते? मुझे आपने नहीं, अर्चना जी से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आप भी जवाब दीजिए ना। सरकार आप जवाब दीजिए ना। आपने कहा है कि एसीबी और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है राजस्थान सरकार, तो आप मुझे बताइए क्या केंद्र सरकार भी गलत इस्तेमाल कर रही है? आपके सामने मैं तो प्रमाण दे रहा हूं ना। इन्होंने 124 भाई रामलाल जी सुनो, मॉडल ऑपरेंडी आपकी जांच सरकारी अस्तर करते हो, सीबीआई को भेज देते हो। एसओजी कह रही है कि हम जांच नहीं करेंगे, एसीबी कह रही है कि हम जांच नहीं करेंगे, एंटी करप्शन करेगी ना जांच। प्रमाण क्या है? अरे भैया आपके केंद्रीय मंत्री की आवाज नहीं है क्या? वो षड्यंत्र नहीं कर रहे क्या भगवान शर्मा के साथ मिलके? पूरा राजस्थान मान के आप मत मानो, पूरा राजस्थान जान रहा है। अरे आप तो प्रवक्ता बनते हैं उस ग्रुप के जिसको आपने आराम से मेहमान नवाजी कर रहे हो, आप तो उसके प्रवक्ता बन के घूम रहे हो राजस्थान में। पूरे देश में आपके प्रवक्ता खड़े हो गए उस ग्रुप के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हो? किसी षड्यंत्र का खुलासा करना कोई दुरुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है कि जब आप सरकार को अस्थिर कर रहे हो तो एजेंसी को बुलाते हो। आपने 10 राज्यों में यही किया है। अब आप मुझे बताओ 75 विधायक सरकार कैसे गिराएंगे? आप मुझे बताओ, आप ईमानदार हो ना? आप ईमानदार हो, बताओ ये 75 विधायक सरकार गिरा सकते हैं क्या? गणित तो आती होगी ना, मुझे बताओ कि क्या 75 विधायक 102 विधायक? चलिए अर्चना जी आपके सवाल का जवाब, अर्चना जी देखिए राजीव जी शायद रामपाल जी आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले देख लेते हैं टीवी स्क्रीन पर। जैसलमेर पहुंच चुके हैं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, दोनों जैसलमेर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद सूर्यगढ़ होटल में पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने उनकी अगवानी की, यहाँ पर सूर्यगढ़ होटल पहुंचेंगे और यहाँ पर विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमाम अपडेट्स न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। नोटिस तामील हो चुके हैं,
6 विधायक बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए थे उन 6 विधायकों को नोटिस तामील हो चुके हैं। अब इस पर रणनीति बनाई जाएगी। वकील कांग्रेस के जवाब देंगे उन नोटिस का। और बड़ी खबर यही है, अभी केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जैसलमेर पहुंचे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने उनकी अगवानी की। चलिए अर्चना जी, सवाल आप पूछ रही थी रामलाल जी से, हालांकि वो जवाब नहीं दे रहे थे। थोड़ा तीखी नोकझोंक जब हो जाती है तब ऐसे वक्त पर जवाब नहीं मिल पाते हैं। जो जनता के सवाल होते हैं वो भी कहीं गौण हो जाते हैं। लेकिन आपने पूछा 75 विधायकों में किस तरह से सरकार बन पाएगी। राजीव जैन जी, आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, क्या भाजपा लेकर गणित चल रही है आगे? तो भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, 75 ही है उनके पास संख्या। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो सत्ता खेमा है उसके पास 90 से ज़्यादा की, जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनकी हटने के बाद की भी स्थिति 90 से ऊपर से जा रही है स्थिति। लेकिन निश्चित रूप से जो अभी पायलट खेमा है उसका रुख साफ नहीं हुआ है कि वो किस तरफ जा रहा है, या अभी वो कांग्रेस में ही है या कांग्रेस में ही माना जाए। और उसको अलग हटा के भी जो सत्ता खेमे के पास 102 की संख्या पर्याप्त संख्या है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ रणनीति ये होगी सत्ता खेमे की, वो कोई फ्लोर टेस्ट में शुरू के 1-2 दिन में ही नहीं आएगी। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं कोई विधेयक के जरिए उन जो 19 विधायक हैं उनको उनका रुख देखेगी सामने, उसमें व्हिप जारी होगा। ठीक है सर, क्लोजिंग कमेंट में एक बार अर्चना जी आपसे लूंगा। इस बात के साथ क्लोजिंग कमेंट आपका लेना चाहूंगा। जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने आज बात कही कि न्यूज़ 18 को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए, उस बात के साथ न्यूज़ 18 देखिए मैम कभी गलत खबर नहीं दिखाता है, और इस बात की तस्दीक मैं करता हूं न्यूज़ 18 की तरफ से। इस बात के साथ क्लोजिंग कमेंट आपका। न्यूज़ 18 कोई किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है, और मैं तो चाहती हूँ कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसकी भूमिका को और सुदृढ़ करता रहे, ताकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने की जो षड्यंत्र उनका पर्दाफाश होता रहे, लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे। और ये भूमिका आप लोग बखूबी निभा रहे हैं, आपको इसके लिए शुभकामनाएं। और मैं तो यही चाहूंगी कि आप बार बार इनसे पूछते रहे कि 75 विधायकों के बूते पर 102, 103 विधायकों वाली चलिए मैम, इनसे भी पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे। मैम देखिए सवाल है तो पूछना बनता है। फिलहाल शुक्रिया आपका अर्चना जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। रामलाल जी आपका भी शुक्रिया, राजीव जैन सर आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ प्रहलाद शर्मा जी जुड़े। प्रहलाद जी आपका भी शुक्रिया। ये तस्वीरें देख लीजिए जैसलमेर की। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी।